भाषाएं सीखनी चाहिए। खैर सर, ये तो एक बहुत छोटा मुद्दा था, लेकिन बात ये थी कि वहाँ पर बैठ करके हमने ये महसूस किया कि हमारी एक विधानसभा वहाँ पर होने की वजह से सेक्रेटेरिएट वहाँ पर है, सेक्रेटेरिएट वहाँ होने की वजह से डायरेक्टोरेट ऑफिसेज वहाँ पे हैं। तो लगभग सारे बोर्ड और जो डायरेक्टोरेट ऑफिसेज और कॉरपोरेशंस करके 93 के करीब हमारे दफ्तर स्टेट लेवल के चंडीगढ़ में हैं, जिनमें ऑन एंड एवरेज अगर हम औसत निकालें तो 1000 एक कर्मचारी तो हर एक के अंदर होंगे, किसी में 500 होंगे तो किसी में 1200-1500 भी होंगे। तो लगभग 70-80 हज़ार का एक एस्टिमेशन है ये। तो इतने कर्मचारी वहाँ पर हैं जो कि हरियाणा में रूटेड हैं, सब अलग अलग ज़िलों से हैं, कोई रेवाड़ी से भिवानी महेंद्रगढ़, पूरे 22 ज़िलों के ही कर्मचारी हैं वहाँ पे। तो ये हमारा हरियाणा 66 में भी लगा लो, और कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ आक्रांताओं की वजह से, मतलब कि बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था एक बार। तो ऐसे में हम फर्स्ट या सेकंड जनरेशन ही हैं, जो बहुत कम लोग पढ़े हुए लोग जो जॉब में आए, एम्प्लॉयमेंट में आए, लेकिन उनके बाकी की जो रूट्स हैं, मदर फादर और बहन भाई और उनकी खेती बाड़ी ज़मीनें, वो सब पीछे रह गई। तो ऐसे में हर सैटरडे संडे को, मंडे को आप लोग देखते होंगे कि चंडीगढ़ से जब लोग आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं है। मंडे को आप लोग जाते हो तो आप लोग भी बसते ही होंगे कि मंडे को ना जाएं हम लोग, क्योंकि मंडे को यहाँ से जाने वाले कर्मचारियों की बहुत भीड़ होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वही नहीं है। एक रेलवे स्टेशन है हमारा वहाँ पे, जहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लगा हुआ है पंचकूला के अंदर, लेकिन उसकी भी वो आज तक कितने डिस्ट्रिक्ट तक उसकी फैसिलिटी पहुँच पाई है ये सब हरियाणा जानता ही है। और सर उसके अंदर भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा खर्चा हमारा हरियाणा का लगा है, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट हमारे को नहीं मिल रहा। तो सर दूसरी बात ये भी है कि जैसे एयरपोर्ट बना वहाँ पर, जिसमें से हमारे हरियाणा की 224 करोड़ रुपए लग गए, तो उसमें से आपको पता ही है कि कितने ज़िलों के लिए वहाँ पे फैसिलिटी है। 16-17 ज़िलों के लिए तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। हमारे को तो राष्ट्रीय राजधानी ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा सूटेबल है, जबकि हमारी प्रादेशिक राजधानी के। तो सर ये जो हमारी मौजूदा राजधानी है, ये महसूस किया हमने और लोगों के साथ भी बातचीत करके, तो सब लोगों के ये तकलीफ़ वाली सी जगह है, क्योंकि सब लोगों को आना जाना पड़ता है, और जो उनके फैमिली और पेरेंट्स वो लोग अगर वहाँ पे रहें तो उनको वहाँ पर सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि उनकी कल्चर नहीं मिलती। तो उन लोगों को अपना कोई ग्रुप का बंदा ही नहीं मिलता बातचीत करने के लिए, तो वो सहज महसूस नहीं करते। वैसे भी वहाँ पर दफ्तरों की भाषा है वो अंग्रेज़ी है, बोलचाल की भाषा पंजाबी है, और हमारे यहाँ दफ्तरी भाषा हिंदी है, और बोलचाल की तो 4-5 टाइप की बोलियाँ हैं, तो हरियाणवी ही है। तो दूसरी बात कि वो लोग हमारे साथ वहाँ पर रह भी नहीं सकते। फिर बहुत हाईली रेंटेड हाउसेज हैं, तो हम वो इतना रेंट भी बियर नहीं कर सकते। तो जो ये ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन हैं, इनको तो गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं और सरकारी आवास भी मिल जाता है। वहाँ पे जो दिक्कत है वो छोटे कर्मचारियों को है, और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जो ज़्यादातर क्लरिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उनको तो बहुत ही परेशानी में, उनको 20-20 साल उनकी अपॉइंटमेंट को हो जाती है। सीनियोरिटी बेस पे उनको जा कर के बहुत दूर 1 रूम सेट 2 रूम सेट बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, जिसमें वो परिवार को साथ में रख भी नहीं सकते। तो इस कारण वो हमेशा ही एक गिल्ट फील में रहते हैं, हमेशा एक अपराध बोध की भावना में रहते हैं। तो सर दूसरी बात ये भी है कि 250 लोगों की वजह से, कि 90 हमारे विधायक, उन्हीं में से ही हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री और ये सभी लोग आ लिए, उनकी वजह से, और उतने ही लगभग 12-13 पोर्टफोलियो हैं सरकार के पास, उतने ही हमारे डिपार्टमेंट्स, उन सारे 25 लोगों की वजह से पूरा 2.5 करोड़ हरियाणा को वहाँ पर आना पड़ता है, जिसकी कि कोई ज़रूरत नहीं है। अब सर उसी में तो जो हरियाणा का बजट है वो तो निश्चित ही है, उसी में से वहाँ पर अगर ये 250 लोग अगर हरियाणा के बीच में बैठ जाएं, जिसमें पूरे 22 ज़िलों के लिए सूटेबल हो, और ये ऐसा नहीं है कि सर ये मैं ही उठा रही हूँ, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको मुद्दे को उठाया है, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया ये नहीं मालूम सर, क्यों नहीं हो पाया। उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है उस पर चर्चा करने का, क्योंकि वैसे तो बहुत पहले से ही हमारे हरियाणा के विकास पुरुष कहलाने वाले चौधरी बंसी लाल जी ने भी चांग में पत्थर तक लगा दिया था, और बाद की भी सरकारों ने बहुत प्रयास किया है। हमारी मौजूदा सरकार ने भी, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रयास किया था, हमारी मौजूदा सरकार ने भी अभी नई विधानसभा की परिसीमन के तहत में सीटें बढ़ जाएंगी, तो इस विधानसभा सीटिंग कैपेसिटी से काम नहीं चलेगा। तो नई विधानसभा की जब मांग की तो चंडीगढ़ ने कहा कि 500 करोड़ रुपए लेंगे और 12 एकड़ हमें पंचकूला की ज़मीन भी चाहिए, और उसके बावजूद भी उन्होंने सुकेतड़ी गांव के पास या वहाँ पर फॉरेस्ट के एरिया में
ज़मीन के लिए उन्होंने यस की, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। तो सर इतनी क्या बेताबी और मजबूरी, ऐसा क्या है चंडीगढ़ में जिसके कारण हम मरे जा रहे हैं, और हम बजट दे करके, ज़मीन दे करके भी वहीं पे ही क्यों लेना चाह रहे हैं? ये लालच हिमाचल को नहीं हुआ। हिमाचल तो इस चंडीगढ़ को छोड़ करके 6% GST देने के बाद भी वहाँ पर 8% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन हमारे अकेला गुड़गांव भी किसी महीने तो 21% GST देता है, और 17% GST तो लगभग एवरेज उसकी 16-17 के बीच में रहती है। उसके बाद में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत से लेकर के पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और मानेसर, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया ही हैं सर। ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, बावजूद उसके सर अगर मैं ये बताऊंगी तो सर ये तो वैसे वेरिएशन इसकी हर महीने होती रहती है, लेकिन सर ये सब लोग अपना गूगल पे चेक कर सकते हैं सर। आज बताऊंगी, क्या पता कोई 1 महीने बाद चेक करे। कितने करोड़ रुपए मिलते हैं सर? बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि 2% हरियाणा देश की आबादी का 2% है, उसके हिसाब से इतना दे रहे हैं कि हम एशिया के अंदर सबसे रिच हैं सर, इतना दे रहे हैं। मैडम अगर आपने राजधानी ट्रिपल-P के अनुसार 65% जनसंख्या गरीबी रेखा से है, इसको हम डिजर्व नहीं करते सर। हमारी तकलीफ ये है कि हमारा 2% हरियाणा, हर 10वां जवान हमारा, हर 5वां शहीद हमारा, और हमारी तो खेलों की राजधानी हरियाणा होनी चाहिए, जहाँ जबकि यहाँ पर कभी नेशनल लेवल के गेम भी नहीं हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल तो आप छोड़ ही दीजिए, ओलंपिक गेम्स तो आप छोड़ ही दीजिए। तो सर कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 250 लोग हमारे हरियाणा के बीच में बैठ जाएं तो पूरे हरियाणा के लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि ऑफिस के काम से जाते हैं हम, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। वहाँ पे अधिकारी कई बार काम के वर्कलोड की वजह से बैठे भी नहीं मिलते, तो लोगों को नहीं पता होता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और फिर सबसे ज़्यादा मजबूरी का फ़ायदा ये भी बताया जाता है वहाँ पर कि उनको भाषा से पहचान लेते हैं ऑफिस वाले कि ये दूर से आए हैं, कितने चक्कर लगाएंगे, तो वो भ्रष्टाचार के शिकार भी होते ही हैं। तो ये सब मैडम अगर आपने राजधानी की मांग की है तो राजधानी कहाँ हरियाणा बननी चाहिए, किस जगह की मांग? देखो सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो मैं तो देखो एक जनता के हैसियत से वही बता सकती हूँ कि या तो राजधानी जो हो वो हरियाणा के बीच बिचालेसी में मैक्सिमम जो लोगों को सुविधा हो। अब मैं तो लोहारू से हूँ, मैं ये कहता हूँ लोहारू में होनी चाहिए, तो ये इतने बड़े महान मुद्दे के लिए बीच की जगह में कौन सी सेट की होगी आपने? सर बीच की जगह मैंने तो क्या सेट की सर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स जैसे हरियाणा के बीच में जो मैक्सिमम लोगों को सूटेबल हों, तो वहाँ पर बीच बिचालेसी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल का शहर बने गुड़गांव की तर्ज पे। क्योंकि गुड़गांव की तर्ज हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुड़गांव हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराता है, तो गुड़गांव का नाम आते ही जॉब का नाम आता है कि वहाँ पे। और जॉब का नाम आज क्यों ज़रूरी है? आज इसलिए ज़रूरी है कि हरियाणा का 21 साल की युवा से लेकर के 42 साल तक का युवा 37% बेरोजगार है। उस बेरोजगार, इतनी बड़ी बेरोजगारी का सॉल्यूशन सिर्फ एक नए शहर में हो सकता है, और वो शहर एक वर्ल्ड क्लास शहर हो जिसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी आएँ। और इन्वेस्टर्स आने के लिए यहाँ पर मेरी अपने हरियाणा के एक साइड में आ जाता है, वो भी सेंटर में नहीं आएगा ना सर। मैंने तो ये कहा है कि गुड़गांव की तर्ज पे हरियाणा के बीच में जहाँ पे 152 भी काम आए, और जहाँ पे हमारा हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 19 बार उद्घाटन करा के जिंदा है, वो एक्चुअल फॉर्म में साकार हो। और हरियाणा में अगर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहाल होगी तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो हमारे बच्चों को डोंकी जैसी सिस्टम के भेंट नहीं चढ़ना पड़ेगा, और हमारे बच्चों को यहीं पे रोजगार में तो फिर करनाल आता है। आपका व्यक्तिगत विचार सर, आप करनाल से हैं तो आपको करनाल सेंटर की आपने बात की ना, सेंटर तो करनाल में ही आता है। जिले हो सकते हैं सेंटर में। देखो सर, देखो ये तो मैं वो तो देखो डिसाइडिंग अथॉरिटी, मैं तो सर एक अवेयरनेस। सुझाव आपका क्या, कौन कौन से जिले हो सकते हैं? कौन से जिले? आपका सुझाव क्या है सर? मेरी बला से उससे अच्छा तो पंचकुला भी हो जाए तो भी अच्छा है, करनाल हो जाए उससे और मच बेटर है। और इससे मच बेटर ये है कि जहाँ पे हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, इन चारों की बाउंड्री पे, क्योंकि करनाल के पास मुझे लगता नहीं ज्यादा जमीन होएगी, और बहुत फर्टाइल जमीन है। नहीं, बहुत अच्छी है। देखो उससे बेटर तो ये भी है कि कम से कम हमारी एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। तो सर मैं तो ये भी कहना चाह रही हूँ कि चंडीगढ़ यूटी है पहले दिन से, वहाँ पर हम पानी की बोतल भी खरीदते हैं तो रेवेन्यू यूटी को जाता है, वो पूरे देश में बंटता है, पूरे देश में लगता है।
देश हमारा ही है और हम सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन पहले हमें अपना घर मजबूत करना चाहिए। हमारी बेरोजगारी भी देश की उस बेरोजगारी का एक हिस्सा है। तो सर बात यह है कि अगर पंचकुला में भी होता है तो भी रेवेन्यू हमारी धरती, हमारी टेरिटरी में, हमारे खजाने में आएगा। वो हमारे को किसी ना पंचकुला तो सेंटर में नहीं ना आया, वो चंडीगढ़ के साथ मिल गया। नहीं कह रही सर, मैं पंचकुला को डिसाइड नहीं कर रही सर, मैं ये कह रही हूँ कि चंडीगढ़ से बेटर तो पंचकुला है, पंचकुला से बेटर करनाल है, करनाल से बेटर ये है जो मैंने ये बताया कि ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बन जाए। तो सर इतना बड़ा मुद्दा है तो थोड़ा दिल उतना बड़ा रखो करनाल वाले लोग भी। मुद्दा का हाईकोर्ट से क्या नुकसान है? जी, हाईकोर्ट का मुद्दा देखो सर, जब हाईकोर्ट बनी थी शुरू में नहीं है, उसका कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है और ऊपर से वो एक हेरिटेज सिटी भी चंडीगढ़ बन गई है, उसमें कोई छेड़छाड़ एक्सपेंशन हो भी नहीं सकता। तो सर दूसरी पहली बात ये है कि हाई कोर्ट वहाँ होने से, वहाँ जब बनी थी तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 200-250 वकीलों के बैठने की बनी थी। अब 23,000 से ज़्यादा तो वहाँ पे रजिस्टर्ड वकील हैं और अनरजिस्टर्ड की तो अभी कोई गिनती का मुझे ही नहीं पता, आपको भी नहीं पता हो तो मुझे पता नहीं। खैर एनीवे, तो सर 11,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वकील तो हमारे गुड़गांव में हो चुके हैं। तो सर मेरे कहने का मतलब जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट होने के हमारे को नुकसान क्या है कि वो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 200-250 वकीलों की है, 23,000 रजिस्टर्ड वकील हैं। जब वकीलों के बैठने की जगह नहीं है तो केसों की सुनवाई नहीं होती, फिर रोटेशन में आते हैं। फिर सर रोटेशन में आने की वजह से जब वकीलों की बैठने की जगह नहीं है, सुनवाई नहीं है, तो फिर फैसले नहीं होते। फैसले नहीं होते तो फिर क्या है कि हरियाणा का 2.5 करोड़ की आवाम, जिसके 45 लाख लोग मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं और 42 लाख केस हरियाणा के जिंदा हैं वहाँ पे, तो वो 42 लाख लोग साल में हज़ारों रुपए का तेल और टोल के पैसे दे करके या किराए का पैसा दे करके सिर्फ एक नई तारीख लेकर के आ रहे हैं। हमारे 1960 से 61 से लेकर के आज तक के केस वहाँ पे पेंडिंग है और वो स्पेस थोड़ा खाली भी हो सकता। बहुत सारे रूम तो वहाँ पे रिकॉर्ड रूम से ही भरे हैं। अब सरकार ने पीछे भी बहुत दिनों पहले भी यहाँ पे जगह ली थी, वो रिकॉर्ड को वो सुविधाजनक नहीं है। हरियाणा से हम मोटी 4 ही चीज़ लेकर के आ रहे हैं। नई तारीख, हरियाणा के आदमी के वहाँ चंडीगढ़ पुलिस की आंखों में ऐसे स्कैनर लगे हुए हैं, हरियाणा की गाड़ियों को दूर से स्कैन कर लेते हैं, चालान कटवा के लाते हैं, चाहे हमारा विधायक ही क्यों ना जाए। आपके भी तजुर्बे रहे होंगे सर। नई तारीख लेके आ रहे हैं, चालान कटवा के आ रहे हैं, या हम हाउसिंग बोर्ड चौक पे सिर्फ डंडे खा के आ रहे हैं, चाहे हमारे सरपंच पिट के आते हो, चाहे कर्मचारी पिट के आते हो, चाहे पत्रकार पिट के आते हो, सर डंडे ही लेके आ रहे हैं। चौथी जन्म जलालत लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ में जाते ही हमें दूसरे दर्जे का महसूस होता है। कितनी बैठकें की अब